हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। है ना। तो बेटा ये भी सिलेबस में है, डी एंड एफ ब्लॉक। है ना। तो डी एंड एफ ब्लॉक को पढ़ते हैं एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। है ना, शॉर्ट एंड स्वीट। कैसे पढ़ेंगे इसको हम? शॉर्ट एंड स्वीट। है ना। ऐसी चीजें बता देंगे आपको कि जहां से 100% गारंटी कि आपसे क्या बन जाएगा, क्वेश्चंस बन जाएगा। है ना। और इसके बाद बस आपका एक काम है कि आप ये वाला पूरा लेक्चर देख लें। ठीक है। उसके बाद अपनी हैंड रिटन नोट्स बना ले और एक बार एनसीईआरटी को रीडिंग मार ले, फिर उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। है ना। आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाना है बेटा। ठीक है। चलो, अब बेटा जो डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक है कहाँ? पीरियोडिक टेबल में। है ना। डी ब्लॉक है बेटा ग्रुप नंबर थर्ड। है ना। ग्रुप नंबर थर्ड मतलब, देखो, ग्रुप नंबर फर्स्ट में क्या है? ग्रुप नंबर फर्स्ट में है एस ब्लॉक। है ना। वो हलीना की रब से फरियाद वाला। ठीक है। ग्रुप नंबर सेकंड में क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर। ग्रुप नंबर थर्ड में बेटा क्या है? वहां से स्टार्ट हुआ है क्या? डी ब्लॉक। है ना। एफ ब्लॉक की चर्चा बाद में करेंगे, पहले डी को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, देन फिर एफ पर आएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आप ग्रुप नंबर 12 तक जाते हैं, कहाँ तक जाना है? ग्रुप नंबर 12 तक। है ना। अगर आप ग्रुप नंबर 12 तक जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा ये क्या है बेटा? डी ब्लॉक है। ये पूरा क्या है? एक डी ब्लॉक है। समझ में आई बात? है ना। ग्रुप थर्ड में सबसे पहला मेंबर क्या है? स्कैंडियम, आपको पता है। और ग्रुप 12 में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? जिंक दिखाई देगा। बात समझ में आई? इसको बेटा हम 3D सीरीज बोलते हैं। है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। ठीक है। और यहाँ ना लिखते हुए अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। है ना। 3D सीरीज। ठीक है। ये है 3D सीरीज। ठीक है। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है बेटा इट्रियम। उसके नीचे क्या है? लेंथेनम। उसके नीचे क्या है? लेंथेनम, राइट। है ना। एक मिनट, हाँ, इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा ग्रुप नंबर 4 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? ग्रुप नंबर 4। है ना। ग्रुप क्या आएगा? 4। स्कैंडियम के बाद क्या आता है बेटा? टाइटेनियम। फिर कौन आता है? वेनेडियम। फिर कौन आता है? क्रोमियम। फिर कौन आता है? मैग्नीज। है ना। 26 तक हो गए। फिर कौन आता है? आयरन। ठीक है। आयरन के बाद कौन आएगा बेटा? निकिल। ठीक है। फिर कौन आएगा? कॉपर। और फिर लास्ट में कौन आएगा? जिंक। है ना। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 और 30। ठीक है। ये 3D सीरीज जो है ना, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना। है ना। 3D सीरीज को। ठीक है। 3D सीरीज को काफ़ी अच्छे से याद रखना। ठीक है बेटा। थोड़ा सा डिस्टेंस ला देते हैं इसमें। ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब ये जो है, ये कहाँ आएंगे? ये ग्रुप नंबर 5 में है ना। ये ग्रुप नंबर 6 में है। ये ग्रुप नंबर 7 में है। ये ग्रुप नंबर 8 में है। ये ग्रुप नंबर 9 में है और ये ग्रुप नंबर 10 में है। अच्छे से देखो यहाँ कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ग्रुप है। कितने ग्रुप है बेटा यहाँ? 9 ग्रुप है। ठीक है ना। 10 होने चाहिए थे। कितने होने चाहिए थे? 10 होने चाहिए थे। है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। कितने ग्रुप हैं यहाँ पर? 10 ग्रुप है ना। कोई एक एलिमेंट है जो हमसे छूट गया है और उसका नाम है क्या? कोबाल्ट। कौन है बेटा वो? कोबाल्ट है ना। इसको फिर से लिखते हैं। 10। 10 ही क्यों होना चाहिए? सोचो जरा। है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, है ना, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है। 10 ही क्यों होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। है ना। 10 इसलिए होना चाहिए बेटा क्योंकि जो डी
डी सबसेल जो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 5 में कितने आएंगे? 10 आ जाएंगे ना। इस बेसिस पर यहाँ पर कितने ग्रुप हैं? 10 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पर? 10 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप नंबर 3 हो गया, ये है ग्रुप नंबर क्या? 4, है ना। ये रखा है ग्रुप नंबर 4 में। ये किसमें? 5 में। ये है बेटा 6 में, ये है 7 में, ये है 8 में, ये है 9, 4 5 6 7 8 9 ना, 11 और ये 12, ठीक है। अब टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट हुआ है कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। बात समझ में आई? अब इसके नीचे भी एलिमेंट्स हैं, पूरा का पूरा ये जो बंच है ये क्या कहलाता है? डी ब्लॉक। क्या कहलाएगा ये? पूरा का पूरा ये डी ब्लॉक कहलाता है ना। एफ ब्लॉक की चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम क्या समझ लेते हैं? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में सभी बेटा मेटल्स रखी गई हैं, धातुएं पूरी की पूरी क्या रखी गई हैं? मेटल्स रखी गई हैं। बात समझ में आई? ठीक है। इसके नीचे क्या रखा गया है? टाइटेनियम, जकर्बियम और हॉफनियम, है ना। टाइटेनियम, जकर्बियम और हॉफनियम, ठीक है। वेनेडियम के नीचे क्या रखा गया है? ये, है ना, मोलिब्डेनम और ये मोलिबेडनम, और ये क्या है? टंगस्टन, है ना। टेक्नीशियम और रेहेनियम, ठीक है, ठीक है। और यहाँ देखो, आयरन को रुला के ऑस्कर मिला। सबकी ट्रिक लिखा दूंगा मैं। आयरन को रुला के ऑस्कर मिला, ठीक है। कौन रहेगा? ईरान, ठीक है ना। नहीं, ये तुम लोग जैसे लोगों के लिए, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, है ना। और ये क्या है? जिंक। यहाँ पर क्या आता है? AgAu। क्या आता है? AgAu, है ना। और ये क्या है बेटा? जिंक, कॉपर। ये कॉपर हो गया, और ये क्या हो गया? जिंक। जिंक के नीचे क्या है? जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक आप खुद से भी लिख सकते हो ना, यहाँ मैंने डिटेल में दिखाया है ना। यहाँ मैंने पूरा का पूरा जो है वो डिटेल में लिख दिया है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ ट्रिक समझ लेते हैं, उसके बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ, अरे ये PD है बेटा, PB नहीं है, ये क्या है? PD है ना। ये हो गया तुम्हारा क्या? PD, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने क्या बना दिया? डी ब्लॉक आपके सामने बना दिया। तो सर हम नहीं बना सकते क्या? आप भी इस ब्लॉक को बना सकते हैं, और ये ब्लॉक बनाते आना ही चाहिए। अगर ये ब्लॉक बनाते नहीं आएगा तो फिर ये समझ लीजिए, है ना, जैसे यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया ना, कोबाल्ट लिखना भूल गया था। तो अगर ये ब्लॉक आपको बनाते नहीं आएगा तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन ही नहीं बनने वाले। बात आई समझ में? ठीक है। जैसे हम इसको 3D सीरीज बोलते हैं, वैसे इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 4D सीरीज, और इसको क्या बोलेंगे? 5D सीरीज, ठीक है। बात समझ में आई? मैं यहाँ इसकी ट्रिक बता देता हूँ, फिर उसका डिटेल जो है मैंने आगे स्लाइड बना के रखी है, उसमें चर्चा करते हैं ना। इसको याद रखने का तरीका है बेटा, ऐसे ही याद रख लेना, है ना। एक चीज बन के आती है यहाँ से, स्काइला, है ना। एक वर्ड बन के आता है क्या? स्काइला। सर इसको कैसे याद रखेंगे? इसको बेटा बार बार बोल के याद रख लेना, है ना। टाइटेनियम, जकर्बियम, हॉफनियम। कैसे याद रखोगे? टाइटेनियम, जकर्बियम, हॉफनियम। इसको कैसे याद रखेंगे बेटा? इसको रखना वी नोबिता से, वी नोबिता, है ना। कैसे याद रखोगे इसको? वी नोबिता, वी से वेनिवेटनम, ये है ना वी नोबिता, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का तरीका है, इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। वी नोबिता कैसे याद रखेंगे इसको? वी नोबिता से। इसको कैसे याद रखेंगे बेटा? इसको याद रखने का तरीका है कर्मों से। कर्मों मतलब, है ना, क्रोमियम, मोलिबेडनम और टंगस्टन, ठीक है। इसको आप कर्मों से याद रख सकते हैं। बात आई समझ में? ये ट्रिक्स हैं, है ना। आपके पास कोई और भी ट्रिक हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही ट्रिक से याद करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इनको याद करने की ट्रिक्स है ना। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? मन TC रे से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखना है इसको? मन TC रे, है ना। इसको याद रखने का तरीका है मन TC रे, ठीक है। इसको भी हम यहाँ लगा देते हैं, है ना, यहाँ रख दिए। इसको कैसे याद रखेंगे हम?
मन टीसीरे। इसको याद रखने का तरीका सबसे बढ़िया है कर्मों से, ठीक है ना। भले ही इनका नाम क्या है तुमको ना पता रहे कि इसको रुथेनियम बोलते हैं, लेकिन सिंबल और ये पता होना चाहिए कि किसके नीचे में आता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होंगी। इसको कैसे याद रखेंगे सर? इसको याद रखना बेटा, आयरन, आयरन मतलब Fe, है ना, आयरन, आयरन, है ना, आयरन को रुला के, आयरन को रुला के ऑस्कर मिला, है ना, आयरन को मिला के ऑस्कर मिला, है ना? आयरन को रुलाया तुमने, उसके बाद तुमको, है ना, ऑस्कर मिला। ऑस्कर एक पुरस्कार है। बात आई समझ में? ठीक है। लॉजिक नहीं है इन ट्रिक्स का, लेकिन याद रखने के लिए ट्रिक्स से ही हमको याद रखना पड़ेगा। आयरन को रुला के ऑस्कर मिला। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का तरीका है, इसको, इस लाइन को, कौन रहेगा ईरान, कैसे याद रखोगे? कौन रहेगा ईरान। बात आई समझ में? इसको याद रखने का तरीका है, इसको, ये मैंने बोला था ना, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है ये, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, है ना। इसको याद रखने का तरीका है कि नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, ठीक है, नहीं पढ़ोगे पीटोगे। इसको फ्लो में याद रख लेना, CuAgAu, है ना, CuAgAu। और इसको भी फ्लो में याद रख लेना, क्या? जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी। बार बार बोलते जाओगे तो ऑब्वियस है कि याद होता जाएगा, है ना। CuAgAu, है ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ऐसे भी आ सकते हो, कॉपर सिल्वर गोल्ड और जिंक कैडमियम मरकरी, है ना। चलो, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि पूरा डी ब्लॉक तो मैंने लिख दिया, है ना, और ऐसे मिस्टेक करना नहीं है ना, यहाँ कॉपर बीच में आता है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन ये तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है, है ना, ये तीनों बेटा। तो सर डी ब्लॉक में रखे क्यों हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, बातों को अच्छे से सुनना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ये क्या बात हुई सर? इन्हीं को तो बोलते हैं ना हम ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातुएं, इन्हीं को तो बोलते हैं। तो आप ऐसा क्या हो गया कि इसको ट्रांजिशन मेटल नहीं बोल रहे हैं? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्यों है? क्योंकि डी ब्लॉक में रखा गया है। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं है? ट्रांजिशन मेटल नहीं है ना, ट्रांजिशन मेटल नहीं है, यहाँ नहीं है लिख लेना। ट्रांजिशन मेटल वो होती है बेटा जिनके डी ऑर्बिटल में, जिनके कौन से ऑर्बिटल में? डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में वैकेंट इलेक्ट्रॉन, मतलब वैकेंट इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैसे रहे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, है ना, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। लेकिन अगर आप जिंक कैडमियम मरकरी, है ना, जैसे अगर मैं जिंक का लिखूं, है ना, एटॉमिक नंबर 30, है ना, ऑर्गन 18 तक हो गए, ठीक है, 4s2 3d10, 4s2 3d10। अभी तो मैंने बताया था तुमको कि डी में, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एस बेटा, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, और उसमें भी 2 के 2 पूरे इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, उसमें भी पूरे 2 के 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। मतलब देखो, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब जिसका जोड़ा ना हो, है ना, एक भी यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी को, ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, लेकिन वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, या फिर हिंदी में बोले तो संक्रमण धातुएं नहीं है। और उसका एक बेसिक सा फंडा ये है कि देखो, उसका एस भी पूरा भरा हुआ है, डी भी पूरी तरह से भरा हुआ है, इसका मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन वहां पर अनपेयर्ड नहीं है। अनपेयर्ड मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। डेट्स वाई जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स नहीं, सॉरी, डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल नहीं है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। चलो इसके थोड़ा डिटेल वर्जन पे चलते हैं, है ना, ये, है ना, ये इसको समझते हैं। हाँ, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ये इनका, यहाँ ध्यान देना, ये बेटा इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है इनका? क्या है सर ये है बेटा इनका सामान्य, है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। n-1 डी, डी में डी ब्लॉक के तत्वों में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं बेटा, ये देखो, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, है ना, या फिर उस पर एक बारी पेन चला देते हैं, ठीक है। चलो, है ना, यहाँ देखो, इसमें n-1 डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा, और जो ns है उसमें 0 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और 0 से लेकर 2 हो सकते हैं ना। s ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और d में कितने आते हैं बेटा, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। देखो ये पूरा 3D सीरीज है ना, ये जो हमने लिखा है ये पूरा कैसा है, 3D सीरीज है, ठीक है। एक मिनट, है ना, ये बेटर है, ठीक है। चलो देखो, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने पूरा लिख दिया। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, है ना, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, है ना। ये हो गई अपनी क्या, पूरी की पूरी 3D सीरीज। ये अपनी पूरी क्या है, 3D सीरीज है। 3D सीरीज के नीचे क्या है, 4D सीरीज है। 3D सीरीज के नीचे कौन सी सीरीज है, 4D सीरीज है, ये हमारी 4D सीरीज हो गई। और उसके नीचे क्या है बेटा, 5D सीरीज है। यहाँ पर देखने लायक जो बातें हैं या जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको ध्यान देते हैं ना। डी में, डी देखो, अगर मान लो तुम्हारा S4 है, S कौन सा है, 4 है, तो D कौन सा होगा भाई, N से कम वाला होगा ना, n-1 मतलब 4-1 मतलब 3D होगा, क्या होगा, 3D होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जर्नलाइज करके लिखा गया, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो देखो, यहाँ 4s होगा, 4D होगा, इसमें 5s होगा, 5D होगा, इसमें 6s होगा, और क्या होगा, 5D होगा। बात समझ में आ रही है सर? थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम करो, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे एटॉमिक नंबर सबके लिखे हुए हैं ना। देखो स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैंगनीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का कितना है, 30 है, ठीक है। अब देखो अच्छे से देखो यहाँ पर कि 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मैं शॉर्टकट में लिखना भी सिखा देता हूँ। जैसे आपको मान लो स्कैंडियम का लिखना है, किसका लिखना है, स्कैंडियम का सपोज रेट आपको लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखो अच्छे से देखो, अगर सपोज डेट आपको स्कैंडियम का लिखना है तो सिंपल है। देखो ये जिस लाइन में है ना, अगर आपके पास पूरी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट आपके रूम पर रखी होगी तो आप देखना कि ये जिस लाइन में है, इस लाइन में आपको ऑर्गन दिखाई देगा लास्ट में। लास्ट में कौन दिखाई देगा, आर्गन। नोबल गैसेस की लाइन में देखोगे तो, है ना, नोबल गैसेस, अक्रिय गैसेस, जो भी बोलो इनको। तो नोबल गैसेस की लाइन में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ लास्ट में क्या दिखाई देगा, है ना, नोबल गैसेस को अगर आप देखोगे तो आपको लास्ट में ऑर्गन दिखाई देगा। तो शॉर्टकट लिखने का एक तरीका बता रहा हूँ। बेटर दिख रहा है ना अभी, हाँ बेटर दिख रहा है, ठीक है। तो देखो स्कैंडियम बेटा 21 है इसका एटॉमिक नंबर, तो ऑर्गन तक तो 18 गिन लिया आपने, है ना। ऑर्गन तक कितने इलेक्ट्रॉन गिन चुके हो, 18 इलेक्ट्रॉन गिन चुके हो। अब कितने बच गए सर, 18, 19, 20, 21, है ना। तो देखो 4s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और 3D में कितने आएंगे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। और एस में कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए देखो यहाँ पे दिख भी रहा है ना, अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, डी में कितने, 1। फिर आगे जाओगे ना, जैसे टाइटेनियम पे जाओगे ना बेटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4s2 3d2। तो देखो 4s2 3d2। फिर वेनेडियम में क्या आएगा, 4s2 3d3। फिर क्रोमियम में क्या आएगा, ये देखो एक स्टार लगा के रखा है मैंने। स्टार का मतलब है कि ये एक्सेप्शनल है, अपवाद है, ठीक है। जहां जहां स्टार लगे हुए हैं समझ जाना कि वो सब कैसे हैं, एक्सेप्शनल है, मतलब एक्सेप्शन है उसमें। अब ये इसमें क्यों है मैं आपको बताता हूँ, इसमें और इसमें मैं समझा दूंगा, तो ये बाकी के आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। फिर इसमें बेटा इसका कितना 25 है ना, तो इसका क्या होगा 4s2 3d5। 26 वाले का क्या होगा 4s2 3d6। इसका कितना होगा 4s2 3d7। इसका कितना होगा 4s2 3d8। ये एक फिर एक्सेप्शनल आ गया, है ना। 29 का होना क्या चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन हो क्या रहा है 4s1 3d10, है ना।
और ये जिंक का है कि 4:3D10। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ सही अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू रूल तो ऐसा आना था कि 4:3D4, क्या आना था 4:3D4। और एक शॉर्टकट तरीका मैं तुम्हें बताऊं, शॉर्टकट तरीका ये है बेटा कि जैसे इसका एटॉमिक नंबर 1 है ना, तो इसके डी में 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 22 है तो इसके डी में क्या है 2 है। मतलब एक्सेप्शनल वालों को छोड़कर अगर आप अच्छे से एक जर्नलाइज वे में देखेंगे और अगर अच्छे से इसको समझ रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि सर जो लास्ट की डिजिट है ना, जैसे 23 में 3 है, 24 में 4 है, 25 में 5 है, तो जितने लास्ट की डिजिट में है, जैसे यहाँ मैग्नीज में कितना है लास्ट 25 के लास्ट में कितना है 5 है ना, तो उसमें 3D5 आएगा। देखो आयरन में 26 है ना, तो यहाँ पे देखो 3D6 आएगा, है ना, सिर्फ ये क्रोमियम को और ये कॉपर को छोड़कर, है ना। यहाँ का मैं बता रहा हूँ कि इनका एक्सेप्शनल क्यों है। वैसे अगर आप नीचे की तरफ चलोगे, है ना, अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये एटॉमिक नंबर आप खुद ब खुद लिख सकते हो, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं। इसमें 18 ऐड करोगे ना, है ना, इसमें जैसे 18 ऐड करोगे 21 में 18 ऐड करोगे 39 आ जाएगा, फिर इसमें 18 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, ये 57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा ना। हमको 18 ऐड करना है, यहाँ पर भी कितना ऐड करोगे आप 18 प्लस 18 करोगे, इसमें भी प्लस 18 करोगे तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। बात समझ में आई। लेकिन आप ये देखो कि सर यहाँ पर इतना बड़ा गैप क्यों है, 57 से सीधे क्या आ गया 72, है ना। यहाँ पर बीच में बेटा इसके बाद में एफ ब्लॉक शुरू हो गया है। कौन सा ब्लॉक है इसके बाद में, एफ ब्लॉक शुरू हो चुका है। तो जो 58 से जो एलिमेंट्स है वो कहाँ रखे गए हैं, एफ ब्लॉक में रखे गए हैं। इसलिए देखो 57 से सीधे क्या आ गया, ये 72 आ गया, है ना। जैसे आप ये समझ रहे होंगे ना कि सर यहाँ तो सीरीज है 21 22, यहाँ पर भी सीरीज है 39 40, तो यहाँ 58 आ जाना था। पर आप ये देखो अगर आपके पास कंप्लीट पीडीएफ होगी तो आप देख भी पा रहे होंगे कि 58 वाला जो एलिमेंट है वो किस में आता है, एफ ब्लॉक में आता है। तो वो एफ ब्लॉक में रख दिया गया ना, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा भी एफ ब्लॉक की, है ना। इसलिए यहाँ पर ऐसा मत कर देना कि 57, है ना, एक भी लिख लिए ना तो पूरा का पूरा लिख लोगे। एक कैसे लिखेंगे सर, 21 लिख लिए, उसमें 18 ऐड करे तो कितना आएगा 39 सॉरी, उसमें 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा 57, फिर लाइन से लिख देना है पूरा, है ना। 21 22 जैसे हम गिनती लिखते हैं वैसा इसको। बस यहाँ ये याद रखना है कि 57 के बाद में 58 नहीं लिखना है, 57 के बाद सीधे क्या आएगा 72 आ जाएगा। बात समझ में आई। और ये जो जितने भी ये जो एक्सेप्शनल केस हैं सर, इनका क्या है, ये जो आपने सब पे जो स्टार लगा के रखा है, ये इस पे लगा है, इस पे लगा है, टेक्नीशियम पे लगा है, रुथेनियम पे रखा है ना। देखो सिंपल सा फंडा है, यहाँ है 4s, यहाँ है क्या 3d, यहाँ है क्या 5s और यहाँ क्या है 4d। तो जैसा इसमें था सर ऐसा इसमें भी रहना था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसा ऊपर वाले में था ना वैसा सेम नीचे वाले में भी रहना था, लेकिन सिर्फ दो ही एलिमेंट्स का सेम हो रहा है, बाकी यहाँ से यहाँ तक के फिर एक्सेप्शनल ही एक्सेप्शनल है। उसका रीजन मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्यों यहाँ पर 4s2 की जगह पे 4s1 5s1 आ गया, है ना। जैसे यहाँ पर 4s2 में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वैसे यहाँ पर भी 5s में 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए था कायदे से, लेकिन नहीं है। इसका क्या रीजन होगा, यहाँ पर समझो आप, यहाँ पर ये तो खैर एक्सेप्शनल है, यहाँ पर समझो आप, यहाँ पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी 5s में 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए था। यहाँ एक्सेप्शनल केस क्यों दिखाई दे रहा है, इसका रीजन बहुत ही छोटा सा है ना। हाफ कुल मिला के स्टेबिलिटी की एक कहानी है ना। उस कहानी को हम समझते हैं। किसकी कहानी है वो, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व की एक कहानी है, ठीक है ना। देखो जो अपने डी होते हैं और जो पी होते हैं, है ना, डी और पी, ध्यान से सुनना, है ना। अपने जो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो हम उसको पी ऑर्बिटल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं हम, पी ऑर्बिटल। कितने होते हैं पी ऑर्बिटल सर, ऐसे 3 डब्बे होते हैं, ठीक है ना। इसी को अगर मैं कॉपी मार दूं, ठीक है, ये ओके। वैसे ही हमारे पास क्या होता है बेटा, डी ऑर्बिटल। क्या होता है, डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल में कितने बॉक्सेस होते हैं बेटा, और बॉक्सेस को हम ऑर्बिटल बोलते हैं ना, 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये चलो इसको एक बार कॉपी कर देते हैं, ठीक है ना। ये अब अच्छे से समझना। देखो अगर P में ये क्या है हमारा, P है और ये है हमारा क्या D, ठीक है। अगर हमारे P में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है, मिनिमम 3 हो सकते हैं, है ना। ये सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और
मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही डी में अगर आप चेक करेंगे तो मिनिमम की बात करें तो 5 हो सकते हैं, और मैक्सिमम की बात करें तो बेटा 10 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। बात आई समझ में, ठीक। अगर ऐसा कभी हो किसी एलिमेंट को, या कोई एटम बोलो या कोई एलिमेंट बोलो, है ना, उसके पास अगर ऐसा आ गया P3 P6 P3 P6, है ना, या फिर D5 D10 D5 D10, तो उसको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है सर, ऐसी दोनों कंडीशन अगर कहीं बन रही है तो मोस्ट या मोर स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, मोर स्टेबिलिटी आ जाती, बहुत ज्यादा स्थायित्व मिल जाता है ना। और ये अपने आप को ऐसा रखना चाहते हैं कि या तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेंगे या 6, है ना, या डी में 5, या फिर, है ना, ये यहाँ देखने नहीं मिलेगा हमको। ये हम जब पी ब्लॉक पढ़ते थे ना उसमें मिलता है ये, ऐसा है ना। नाइट्रोजन के पास है ऐसा कॉन्फ़िगरेशन P3, ठीक है। हमारा डी ऑर्बिटल चल रहा है, डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो हमको ये वाली कहानी देखने को मिलेगी, ठीक है, ये वाली, है ना। ये चीज हमको क्या है, ये वाली बात देखने में आएगी, ठीक है। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। अब फिर से यहाँ पर आओ, यहाँ देखो, अगर तुमने क्रोमियम का लिखोगे, किसका लिखोगे, क्रोमियम का अगर लिखोगे, है ना, अगर आप क्रोमियम का लिखोगे, मैं क्रोमियम का लिखता हूँ, ठीक है ना। क्रोमियम का होता है कितना, 24, है ना। अगर अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए था, आर्गन 18 हो गया था, 4s2 3d4, क्या होना चाहिए था, 4s2 3d4, पर ये 4s2 3d4 नहीं है, देखो ये है 4s1 3d5। ऐसा क्यों है, क्या होता है ना कि इस डी को मालूम है कि अगर मेरे को पास एक इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ हो गया तो मेरे को मिलेगी फटे हाल स्टेबिलिटी। मेरे को क्या मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी, डी में 5 आ जाएंगे, है ना। और अपनी नॉलेज के लिए याद रखना, इसको इसको बोलते हैं बेटा हाफ फील्ड, आधा भरा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ फील्ड। और इसको क्या बोलते हैं, फुल फील्ड। हाफ फील्ड और इसको क्या बोलते हैं, फुल फील्ड, पूरा भरा हुआ और आधा भरा हुआ। अगर इनके किसी के पास हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आ गया तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो डी को पता है कि अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है, तो एस को बोलता है कि भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो एस बहुत दानी है, दिल का बहुत अच्छा आदमी है, तो उसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास क्या आ गया, 3d5। जैसे 3d5 आया, बहुत ज्यादा क्या आ गई इसके पास में, स्टेबिलिटी आ गई। इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है। ये दोनों, ये पूरे अपवाद है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद में आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता है तुमको क्रोमियम और कॉपर से ही पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। मैंने आपकी हाइयर नॉलेज के लिए आपको ये चीजें बता जरूर दिया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% कॉपर या फिर क्रोमियम का पूछेगा। और क्वेश्चन बनाने के अपने तरीके हैं, कैसा भी पूछ सकता है, ये वाली थ्योरी पे पूछ सकता है कि ऐसा क्यों होता है ना, ये चीज है। समझ में आई बात। 1 मिनट कॉपर का लिख के देखते हैं तो हम, कॉपर है बेटा क्या, 29, है ना। इसको लिखेंगे तो ओ माय गॉड, इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम 4s2 3d9 लिखना ऐसा चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है ना। इसका क्या होता है, देखो अच्छे से देखो, इसका होता है 4s1 3d10, मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर देखो, फिर डी को पता है, डी को ये पता है कि अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिला तो मेरे पास D10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरे पास D10 हो जाएगा। और जैसे D10 होगा, जैसे D10 होगा फुल फिल्ड हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, फुल फिल्ड। और एक बात और बता देता हूँ, हाफ फील्ड से भी ज्यादा स्टेबल होता है कौन, फुल फील्ड। तो इतने मजे ही मजे हो जाएंगे लाइफ में उसके, पता है। इसीलिए एस को बोलेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन दे दे मेरे को। और अभी मैंने तुमको बताया कि एस दानी है ना, एस दानी है, एस बोल रहा है कि ठीक है तुम्हारी सेटिंग हो रही तो कर लो, ये हो गया। तो इस वजह से क्या है कि क्रोमियम और जो कॉपर है इसमें आपको एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। और सेम कहानी इनके साथ भी है। इनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा ओपन करके देख लोगे, और आसान है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है इनको लिखना, शॉर्टकट वाला भी आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। कायदे से जैसा इसका था ना वैसा इसका भी होना चाहिए था। देखो फिर यहाँ सेम हो गया है, यहाँ देखो अच्छे से, जैसे वेनेडियम का था 4s2 3d3, वैसा सेम यहाँ पर है, देखो 6s2 5d3,
है ना। लेकिन ये कुछ कुछ जगहों पर जो एक्सेप्शन देखने को आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा लफड़ा जो है वो है फुल फील्ड का और हाफ फील्ड का, पूर्ण पूरित और अर्धपूरित का। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो, है ना। जैसे आपको तो पता ही होगा यहाँ पर नोबल गैसेस क्या है। सबसे पहले हीलियम लिखी लिखी गई है, फिर हीलियम के नीचे क्या है, नियॉन है, फिर ऑर्गन है, फिर क्रिप्टॉन है। इसका शॉर्टकट ले वाला लिखना है ना तो क्रिप्टॉन के जरिए लिख लेंगे, इसका लिखना है तो जीनॉन के जरिए लिखेंगे। ठीक है ना, और वो सब चीजें जो है। तो ये हो गया क्या, पूरा एक ओवरव्यू। जेड से किसको दिखाते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर को। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलिए सर। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, है ना। अब हम किसकी बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे, साइज की। किसकी चर्चा करेंगे, साइज को देखेंगे, है ना। साइज को देखेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम साइज को देखेंगे, है ना। साइज में क्या है, एक एक बात बहुत काम की है यहाँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बोर्ड के साइज का कर लेता हूँ। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, साइज। साइज मतलब आकार, है ना, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है। ना, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये साइज 3D सीरीज का लिखा हूं मैंने। किसका लिखा हुआ है, ये 3D सीरीज का है। तो देखो क्या हो रहा है कि स्कैंडियम, और ये एक जर्नल प्रॉपर्टी है ना, ये अगर आप पीरियोडिक टेबल नाम का चैप्टर पढ़ोगे तो एक जर्नल प्रॉपर्टी है ये। वो कौन सी है जर्नल प्रॉपर्टी, वो जर्नल प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी पीरियड में, अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, है ना। पीरियड कैसे होते हैं, ऐसे वाले, और ग्रुप कैसे होते हैं, ऐसे खड़े डंडे, है ना। अगर किसी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर आप चलते हैं, तो आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज कैसा होता है, कम होता है। साइज कैसा होता जाता है, लगातार कैसा होता जाता है, कम होता है। एक जर्नल बात है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, स्कैंडियम से मैंगनीज तक के साइज हुआ है कम, क्रोमियम तक देखो कम हुआ, स्कैंडियम से टाइटेनियम और वेनेडियम तक हुआ, क्रोमियम तक हुआ है कम। फिर यहाँ से साइज बढ़ना शुरू हो गया, देखो Mn का साइज बढ़ा है किससे, है ना, Mn का साइज बढ़ा है किससे, क्रोमियम से, और आयरन से भी इसका साइज कैसा है, बड़ा ही है। फिर इन तीनों का साइज कैसा है, सेम है ना। आयरन, कोबाल्ट और निकिल का साइज कैसा है, सेम है। और फिर लास्ट में कौन आ गए, कॉपर और जिंक, है ना। फिर और बढ़ गया, मतलब शुरू में कम हुआ, फिर मैग्नीज एक ऐसा बंदा मिला तुमको कि उड़ गया होगा एकदम से, कि क्रोमियम से भी ज्यादा मिल गया और आयरन से भी ज्यादा मिल गया। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना, जेड इफेक्टिव डोमिनेट ओवर सिग्मा, है ना। जहां जहां पर डोमिनेट मतलब उसकी प्रभावशीलता ज्यादा है, किसकी, जेड इफेक्ट की। किसकी ज्यादा है, जेड इफेक्ट की, है ना। ठीक है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना बेटा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ कि बोर्ड में प्रॉपरली दिखाई दे ऐसा, है ना। ठीक है ना, दिख रहा है ये आपको, दिख तो रहा है सर, दिखने दे, चलो ठीक है ना, है ना, दिख तो रहा है सर। ठीक है, चलो, है ना। ये जनरल बात आपको पता चल गई कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है, कम। फिर ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो जेड इफेक्टिव, ये क्या लिखा है यहाँ पर, जेड इफेक्टिव डोमिनेट ओवर सिग्मा। डोमिनेट मतलब जेड इफेक्टिव का प्रभाव यहाँ ज्यादा है ना। जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस का पावर, नाभिक के पावर को हम किससे दिखाते हैं, जेड इफेक्टिव से दिखाते हैं, है ना। अगर किसी ने पूछा कि जेड इफेक्टिव ज्यादा है, मतलब उसके न्यूक्लियस का पावर कैसा है, ज्यादा। न्यूक्लियस ही तो खींचता है सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, है ना। तो जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, अगर किसी ने बोला जेड इफेक्टिव ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब साइज में कैसा आएगा, कॉन्ट्रेक्शन, कमी आएगी ना। मान लो मैं न्यूक्लियस हूं, मैं किसी को खींच रहा हूँ अपनी तरफ, तो कमी नहीं आएगी, कमी आएगी ना साइज में। ठीक है, तो साइज में कमी, इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ जेड इफेक्टिव डोमिनेट है, मतलब जेड इफेक्टिव यहाँ पर ज्यादा प्रभाव के सालती है सिग्मा से। अब सिग्मा क्या है सर, सिग्मा बेटा रिपल्सन को दिखाता है। सिग्मा किसको दिखाता है, रिपल्सन को। देखो ये क्या होता है ना,
कोई भी न्यूक्लियस जो रहता है ना, किसी भी न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेल्स हैं, ऑर्बिट जो भी बोलो, है ना, यहाँ पर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे मान लो ये आउटर मोस्ट सेल है, लास्ट वाली सेल, और ये उसके अंदर वाली को बोलते हैं इनर सेल। तो न्यूक्लियस का तो काम ही है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो वो तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, वो तो लगाएगा अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में लगता है बेटा रिपल्सन फोर्स। क्या लगता है, रिपल्सन फोर्स। और उस रिपल्सन फोर्स को हम किससे दिखाते हैं, सिग्मा से, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जेड इफेक्टिव ज्यादा डोमिनेट्स, मतलब ज्यादा प्रभावशाली है किसके ऊपर, सिग्मा के ऊपर। अब जेड इफेक्टिव ज्यादा प्रभावशाली है, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, साइज में कैसी आ रही, कमी आ रही, साइज में कैसी आ रही है, कमी आ रही है। बात समझ में आई। यहाँ पर क्या हुआ सर, ये तीनों का बराबर क्यों हो गया है, ये देखो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है ना, अगर आप अच्छे से पढ़ो, यहाँ लिखा गया ना, देखो जेड इफेक्टिव ओवरकम सिग्मा। ओवरकम मतलब दोनों हो गए बराबर, दोनों कैसे हो चुके हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर लिए। इस वजह से आयरन, कोबाल्ट और निकिल का साइज कैसा है, इक्वल है। बात आई समझ में। कॉपर और जिंक में देखो सिग्मा डोमिनेट ओवर जेड इफेक्टिव, मतलब सिग्मा ज्यादा हो गया, है ना। अगर मान लो ये रिपल्सन फोर्स, ये इनर वाले और ये आउटर वाले, ये बहुत ज्यादा इसको रिपल्सन कर रहे हैं, तो दूर जाएगा, दूर जाएगा तो साइज बढ़ेगा कि नहीं, दूर जाएगा तो साइज बढ़ेगा। और अगर ये इधर खिंचाएंगे तो साइज कैसा होगा, कम होगा। बात समझ में आई, है ना। तो यहाँ पर सिग्मा डोमिनेट कर गया, कौन डोमिनेट कर गया यहाँ पर, सिग्मा डोमिनेट कर गया किसके ऊपर, जेड इफेक्टिव के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर बेटा अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है रिपल्सन फोर्स जो है वो ज़्यादा प्रभावकारी है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है यहाँ पर रिपल्सन फोर्स। और यहाँ पर क्या है, एट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पर क्या है, एट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा, एट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर आपको 3D 4D और 5D में बताना है ना, 3D 4D और 5D, 3D 4D 5D, तो याद रखना कि 3D से साइज बड़ा होता है 4D का, लेकिन 4D और 5D का साइज इक्वल होता है। 4D और 5D का साइज कैसा होता है, इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा। हाँ सर, बात आ तो रही है सर समझ में, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बात आ तो रही है सर समझ में, ठीक है। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ठीक है, हाँ सर दिख रहा है सर। अब लेकिन देखो ये क्यों हो रहा है, लेकिन 4D और 5D का साइज इक्वल क्यों है, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइट, एक मिनट, हाँ, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लिखा है ना यहाँ पर, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। सर अभी क्या चीज है सर, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वहां लगता है बेटा जहां पर f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाए, है ना। तो जो स्कैंडियम है, जैसे मान लो, है ना, जैसे स्कैंडियम है, ये लेंथेनम है ना, ये इट्रियम है और ये क्या लेंथेनम है। ये जो इट्रियम और जो लेंथेनम है, यहाँ से शुरू हो जाएगा f में इलेक्ट्रॉन भरना, है ना, f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्कैंडियम में नहीं है f ऑर्बिटल, लेकिन उसके नीचे जो इट्रियम है उसमें f में इलेक्ट्रॉन है, और उसके नीचे लेंथेनम में भी f में इलेक्ट्रॉन है। तो f में इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाते हैं, है ना। इसमें तो 100% है f में इलेक्ट्रॉन, है ना। लेंथेनम में जो है f में इलेक्ट्रॉन आना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो f और जो f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, वो एक अच्छा सुरक्षा कवच नहीं बनाते, है ना। जैसे मान लो कि ये मैं न्यूक्लियस हूँ, ये f ऑर्बिटल में रखे हुए इलेक्ट्रॉन अब ये अच्छी सुरक्षा कवच नहीं बना रहे, अच्छा सुरक्षा कवच नहीं बना रहे। तो अगर अच्छा सुरक्षा कवच नहीं बना रहे ना, तो ये जो ये यहाँ पर मान लो आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ पे क्या मान के चलो तुम, आउटर मोस्ट सेल है, मतलब अंतिम कक्षा है, और उसमें इलेक्ट्रॉन है। अब ये बीच में आ गई कौन सी सेल, एफ सेल, है ना, एफ सब सेल आ गई बीच में। अब एफ सब सेल के इलेक्ट्रॉन अच्छी शिल्डिंग करते नहीं है, तो मेरा पावर कहाँ लगने लग जाएगा, सीधे उस लास्ट वाले सेल में रखे हुए इलेक्ट्रॉन पे, और मैं उसको खींचूंगा, तो जैसे मैं उसको खींचूंगा तो साइज में क्या आएगी, कमी आ जाएगी, है ना। इसलिए तो लिखा है देखो, पुअर स्क्रीनिंग, शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, हिंदी में परिरक्षण प्रभाव, सब सेम ही चीज है ना। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है कि इन दोनों का साइज कैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है। लेकिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखने को आपको ये मिलेगी, ये है 3D 4D और 5D सीरीज। ये क्या है बेटा, 3D 4D और 5D सीरीज, है ना, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, जिसमें मैंने डब्बा लगाया है, ठीक है ना।
3D सीरीज का सबसे पहला मेंबर स्कैंडियम, 4D का इट्रियम और 5D का क्या है, लेंथेनम। ठीक है, 57 एटॉमिक नंबर क्या है, 57। इसमें नहीं चलाना ये नियम, इसमें नहीं चलाना। इसमें सिंपली आपको पता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरो, अगर किसी भी, अगर ये जर्नल बात है ना, जर्नल बात है। किसी ने घूमते घूमते पूछ लिया कि तुमसे कि किसी ग्रुप में अप टू डाउन आने पे क्या होता है, तो तुम बताओगे कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, कोषों की संख्या बढ़ती हैं, और कोषों की संख्या बढ़ने से क्या बढ़ता है, साइज बढ़ जाता है। कोषों की संख्या बढ़ने से, है ना, आप बताओगे कि डाउन टू ग्रुप आने पर, कैसे आने पर, डाउन टू ग्रुप अगर आप आ रहे हैं तो आप बताओगे कि सर डाउन टू ग्रुप आने पर साइज जो है वो कैसा होता है, बढ़ता है। वो साइज कैसा होता है, बढ़ता है। तो ये जर्नल बात है, बहुत ही जर्नल बात है। तो आप बता दोगे कि सर ग्रुप में मैं ऐसे उतरी तो मुझे पता चल गया कि लेंथेनम का साइज सबसे ज़्यादा होगा, फिर इट्रियम आएगा और फिर कौन आएगा, स्कैंडियम। लेकिन इसके बाद के एलिमेंट, है ना, देखो इसके बाद के एलिमेंट में नहीं चलाना ये बात। जैसे स्कैंडियम के बाद क्या, टाइटेनियम है, फिर इट्रियम के बाद क्या है, जकर्बियम है, फिर लेंथेनम के बाद क्या है, हाफनियम है। यहाँ पर टाइटेनियम के से ज्यादा होगा साइज किसका, जकर्बियम का, लेकिन हॉफनियम का कैसा होगा, इक्वल होगा। वैसे यहाँ पर भी आप देख लो, ये 23 वाला है ना, इसका कितना है एटॉमिक नंबर 23, इसका कितना है 23, इसका कितना है एटॉमिक नंबर 23। तो यहाँ पर लगाना ये, बस इसमें नहीं लगाना है ना, स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम में नहीं लगाना। इनके बाद के जितने भी मेंबर्स हैं, इनके बाद जितने भी मेंबर्स हैं उसमें आपको याद रखना है कि 3D सीरीज से ज्यादा साइज होता है 4D का, लेकिन 4D और 5D सीरीज के साइज इक्वल होते हैं। 100% गारंटी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बात आई समझ में? ठीक है सर, बात आ गई सर। अब हम बात करेंगे क्या, आयनाइजेशन एनर्जी की। किसकी बात करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी की, है ना। किसकी चर्चा करेंगे बेटा हम, आयनाइजेशन एनर्जी। पहली बात तो यह है कि आयनाइजेशन एनर्जी पता है कि नहीं आपको, क्या चीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, किसी, मान लो कोई एटम है, मान लो कोई एटम है ना, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। कोई एटम, और एटम भी कैसा होना चाहिए बेटा, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है कि किसी के साथ इसका बॉन्ड बना हुआ नहीं चाहिए। और कौन सी स्टेट में रहना चाहिए, गैसियस स्टेट में। कौन सी स्टेट में रहना चाहिए, गैसियस स्टेट में, है ना। तो ऐसे पढ़ो, गैसियस आइसोलेटेड एटम से, गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने, एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, निकालने के लिए, निकालना है इलेक्ट्रॉन, है ना, निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। अब निकालेगा तो जरूरत ही तो पड़ेगी भाई, एनर्जी की जरूरत ही तो पड़ेगी। रिक्वायर्ड एनर्जी, कौन सी एनर्जी, रिक्वायर्ड मतलब जरूरत, आवश्यकता वाली, रिक्वायर्ड एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बात आई समझ में? ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है 3D सीरीज की देखते हैं। कौन सी सीरीज की, 3D सीरीज की अगर आप देखेंगे तो देखो, आयनाइजेशन एनर्जी हिंदी में क्या बोलते हैं सर, हिंदी में बेटा आयनन ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आयनन ऊर्जा। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ बेटा थोड़ा, है ना, पानी प्यास लग गई है क्योंकि। ठीक है, चलो देखते हैं, फिर आगे चलते हैं, है ना। तो 3D सीरीज में आप देखो, आप ये सिंपल सा ट्रिक है। देखो पहले पूरी सीरीज लाइन से लिख लेना, फिर क्या करना, ये टाइटेनियम को, किसको, टाइटेनियम को Mn के पहले लगा देना। लगा दिया यहाँ पर, यहाँ से उठा के लेके जाना यहाँ, टाइटेनियम को कहाँ लगा दिए, Mn के पहले लगा दिए। और देखो ये जो कोबाल्ट है, ये क्या है, कोबाल्ट जो है, ये एरो से समझना, एरो से समझ लिए ना। ये ऐसे ऐसे ही करके याद रखना, क्योंकि इतना बड़ा, इतनी बड़ा ब्लॉक है, इतना बड़ा चैप्टर है ना, कि अगर एक एक चीज पढ़ोगे बेटा। देखो जिंक के पहले लगा देना आयरन को, और कोबाल्ट को कहाँ लगा देना, आयरन के पहले, है ना। कोबाल्ट को कहाँ लगा देना, आयरन के पहले, और जिंक के पहले किसको लगा देना, आयरन को। तो ये एक्सेप्शन है, ये सब एक्सेप्शन है। इनके पीछे का रीजन भी है, मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन अगर हम रीजन पे जाएंगे ना बेटा, तो पूरी तरह से चैप्टर को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम रिवीजन क्लास में हैं। चलिए आगे चलते हैं, है ना। ये देखो आयनाइजेशन एनर्जी 5D, 3D और 4D, 5D, 3D और 4D। 5D की ज़्यादा होती है 3D से, है ना। ये देखो ये 3D ऊपर है, इसके नीचे क्या है, 4D है, फिर क्या है 5D। तो 5D सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर बीच में कौन आ जाएगा 3D सीरीज, और फिर कौन आएगा 4D। और इसका रीज़न भी वही है जो अभी मैंने बताया, ड्यू टू
लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, एक मिनट बेटा, है ना। एक मिनट बेटा। चलो देखते हैं, है ना। आगे आगे देखेंगे हम लोग इनका मेल्टिंग पॉइंट। क्या देखेंगे बेटा? मेल्टिंग पॉइंट, है ना। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, है ना। जहाँ जहाँ के क्वेश्चन आएंगे वहीं वहीं पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, ठीक है ना। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की चर्चा करें तो मेल्टिंग पॉइंट में हम देखेंगे बेटा, ये 3D सीरीज का देख रहे हैं ना, पूरा सब सेम है ना। पूरा लिख लो लाइन से। उसमें सिर्फ एक ठो ये है कि ये जो Mn है, मैग्नीज जो है, ये किसके पहले रखना पड़ेगा? इसको कॉपर के पहले रख दिया हमने, कॉपर के पहले। और एक बात ध्यान दो, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इंक्रीज, फिर देखो यहाँ पे डिक्रीज हो गया, है ना। फिर यहाँ पे डिक्रीज, फिर कमी, फिर कमी, फिर कमी। मतलब कहाँ से कहाँ तक बड़ा बड़ा मेल्टिंग पॉइंट? अच्छे से देखोगे तो सर ये बढ़ा तो कहाँ तक के है? सिर्फ नहीं, हाँ, बढ़ा तो सिर्फ आयरन तक के है। कहाँ तक बढ़ा है बेटा? आयरन तक के। फिर आयरन के बाद से सीधे क्या हो गया? कम हो गया। और ये वाली बात अपनी बुद्धि में रख लो कि Mn को उठा के डायरेक्ट कहाँ रखना है? कॉपर के पहले। और फिर ये भी बात याद रखना है कि पहले बढ़ेगा और फिर क्या करेगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है। और ये मैंने इसी बात को फिर व्यवस्थित तरीके से यहाँ लिख दिया हूँ। बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अरे सर ये कैसे हो गया सर? इसको सीधा करते हैं ना बेटा, इतना टेंशन क्यों लेना इसमें, है ना, है ना। इसको पहले हम काफ़ी छोटा कर लेते हैं, देन इसको हम घुमा लेते हैं ऐसा। वाह सर, एक नंबर सर, मज़ा ही आ गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या बेटा? ओ एन का क्या मान? ओ एन दिख रहा है कि नहीं है? हाँ सर दिख तो रहा है। ये इसका क्या मतलब है? ओ एन का क्या नंबर मतलब है बेटा? इसका नंबर है, मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या नाम? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर में आप देखो कि +2 वाली भी है, +3 वाली भी है, +4 वाली भी है, +5 वाली भी है, +6 वाली भी है, और +7 वाली भी है, ठीक है। तो टाइटेनियम और जिंक तक, है ना। स्कैंडियम के बाद क्या है? टाइटेनियम। मतलब स्कैंडियम +2 में नहीं मिलेगा। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के +2 में मिल सकते हैं। स्कैंडियम से नहीं, सॉरी, टाइटेनियम से जिंक तक के +2 मिल सकते हैं। स्कैंडियम से निकिल तक के +3 में मिल सकते हैं। टाइटेनियम से निकिल तक के +4 में मिल सकते हैं। अब टाइटेनियम से निकिल मतलब कौन कौन छूट गया? यहाँ स्कैंडियम छूट चुका है। कौन छूट गया? स्कैंडियम। +5 में कौन कौन मिल सकते हैं? है ना, स्कैंडियम भी छूट गया। देखो यहाँ स्कैंडियम छूट चुका है, टाइटेनियम छूट चुका है, सीधे क्या आ गया? वेनेडियम। वेनेडियम से मैग्नीज तक के लोग कहाँ मिल सकते हैं? +5 में। अब आयरन मत लिख देना है, आयरन +5 में नहीं मिलने वाला है। समझ में आई ना बात? आयरन नहीं मिला। वेनेडियम और मतलब वेनेडियम, क्रोमियम और Mn, ये तीन ही लोग जो हैं वो तुमको मिलेंगे किसमें? +5 में। फिर क्रोमियम और आयरन, क्रोमियम से लेकर आयरन तक के, है ना। क्रोमियम 24, Mn Mn क्या? 25, और आयरन क्या? 26। आयरन क्या? 20। क्रोमियम, है ना, ये तीन लोग जो है +6 में मिल सकते हैं। और Mn जो है वो +5 भी दिखा सकता है और +6 भी दिखा सकता है ना। मैंने इसके लिए एक छोटी सी, और कॉपर, कॉपर हमेशा +1 +2 भी दिखाता है, लेकिन मोस्टली जो है वो +1 में आपको दिखाई देगा। मैंने इसको रटने की एक ट्रिक भी बना दी है। तू जानती है ये, तू जानती है ये से क्या? टाइटेनियम और जिंक, टाइटेनियम और जिंक +2 में मिलेंगे। सच नहीं है, सच नहीं है मतलब स्कैंडियम से निकिल तक के कौन मिलेंगे? +3। तू नहीं, तू नहीं मतलब टाइटेनियम और निकिल वाले +4 में मिलेंगे, है ना। पहले नंबर लिख लेना, +2, +3, +4, +7 तक के, ठीक है। वे माही, वे माही मतलब वेनेडियम और मैग्नीज। कर फिकर, कर फिकर मतलब क्रोमियम और आयरन। मेरे मन की, मेरे मन की, तू जानती है ये सच नहीं है, तू नहीं वे माही कर फिकर मेरे मन की। वाह सर क्या ट्रिक है, मजा ही आ गया, है ना। और कॉपर की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है बेटा? +1 है ना। वो क्या है? +1 है। हाँ सर, आगे की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक नेचर, है ना, किसकी चर्चा करेंगे अब हम? मैग्नेटिक नेचर, ठीक है ना।
ये हम पूरी चर्चा हमारी जो है जारी है, ठीक है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं इसको मैं कल की क्लास में कवर अप कराऊँ इसको, तुम्हारे ये मैग्नेटिक नेचर को, ठीक है। आज के लिए इतना सफिशिएंट था, है ना। इजीली हम इसको 3 डेज में इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।